नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग इस प्यारे से सेशन में जुड़ जाइए। और प्यारे बच्चों, ये सेशन एक डेमो सेशन आप कह सकते हो कल के लिए, क्योंकि कल प्यारे बच्चों बहुत ही खास दिन है आपके लिए, हमारे लिए और बिहार के हर एक विद्यार्थी जी के लिए। कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और बहुत दिनों के बाद मैं YouTube पर आया हूं, तो आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए प्लीज, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे बच्चे। मैं दिख रहा हूं आप लोगों को, मेरी ऑडियो की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, ये सब कुछ अच्छा है बच्चों। प्लीज एक बार बताएंगे आप सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इस प्यारे से YouTube चैनल पर बच्चों। क्योंकि हम क्लास रेगुलर ले रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर और बहुत दिनों पर हम आते हैं YouTube के अंदर, तो प्यारे बच्चों इसलिए तो आप लोग का विशेष स्वागत है आज। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए क्या मुझे देख पा रहे हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। मेरे साथ जुड़े हैं श्याम कुमार जी, राकेश कुमार जी, नेहा हैं, सुधांशु हैं, नीरज हैं, दीपक हैं, गौरव हैं, प्रियांशु हैं, कुणाल कुमार जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, दुर्गेश कुमार जी हैं, शिवम कुमार जी हैं, सागर हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग आज के इस प्यारे से सेशन को शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत ही खतरनाक आज का सेशन होने वाला है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट को मिला करके जो टॉप 100 क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बोर्ड के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया है। और आपने कितना सही किया, यानी आज इस 100 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाओगे, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, उसके पहले कि ये सेशन शुरू हो, आप सभी लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास जल्दी जल्दी से बच्चों शेयर कर दो। व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में एक बार जल्दी से प्यारे बच्चों आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट हो सके, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। और इस प्यारे से सेशन को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। और हमने एक पोल लगा करके आपसे पूछा है कि यादगार क्लास के लिए आप सभी तैयार हैं। आप देख रहे होंगे जहां आप कमेंट करते हैं वहीं पर एक पोल लगा हुआ है। हमने पूछा है यादगार क्लास के लिए आप सभी तैयार हैं, तो यस और नो पर क्लिक करेंगे। और देखो बच्चों, लगभग 9000 बच्चे पोल दे दिए हैं और उसमें से 98% बच्चे कह रहे हैं कि यस। 98%, 98% यानी बच्चों समझो 10,000 बच्चे तो यहां पर मुझे दिख रहे हैं अभी, जो कल की क्लास में तहलका मचाने वाले हैं। और कल प्यारे बच्चों क्या होने वाला है वो मैं सोच सोच करके तो अभी है ना अंदर में मेरे लड्डू फूट रहे हैं कि कल बच्चों हम लोग इसी 6 बजे, इसी टाइम पर 6 बजे स्टार्ट करेंगे और सुबह 6 बजे तक पढ़ेंगे। यानी रात मतलब पूरे 12 घंटा तक बच्चों पूरे सिलेबस को नागिन की तरह डांस करवाएंगे बच्चों, है ना। किसके तरह बताना बच्चों, किसके तरह? नागिन के तरह बच्चों पूरा सिलेबस डांस करेगा कल रात में। और बच्चों शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग अगर इस सेशन के लिए तैयार हैं तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर बैठे हैं और अब स्टार्ट किया जाए, है ना। कथा प्रारंभ किया जाए बच्चों। तो सब लोग जल्दी जल्दी से बताओ क्या कथा प्रारंभ किया जाए। हाँ, बहुत ही अलग आनंद आने वाला है कल बच्चों। सब लोग जल्दी जल्दी से बताएंगे यादगार क्लास के लिए तैयार हैं और कथा प्रारंभ किया जाए तो बताओ। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। आ जाओ भाई। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, प्यारा सा मोटिवेशन है अच्छे रिजल्ट लेने के लिए। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। और प्यारे बच्चों, समय हमें मौका दे रही है कल रातों से लड़ने के लिए और आपको लड़ना पड़ेगा रातों से। तो बताइए 12 घंटे की ये यादगार क्लास, है ना मेरे बच्चे। यादगार क्लास जो लगातार 12 घंटे की होने वाली है, लगातार 12 घंटे की होने वाली है। खुशी से मैं बच्चों में क्या बताऊं, लगातार 12 घंटे की होने वाली है। उसमें आप कितने घंटे तक ज्वाइन होने वाले हो, है ना। कितने घंटे तक आप लोग कल की सेशन में जुड़ने वाले हो, एक बार बताओ, जल्दी से बताओ कि 12 घंटे की सेशन में मेरा प्यारा बच्चा, है ना, मेरे जिगर के टुकड़े कितने घंटे तक आप जुड़ के रहने वाले हो। सर मैं 12 घंटा रहने वाला हूं,
सर मैं 10 घंटा रहने वाला हूं, सर ऐड आ रहा है, ओहो आज लगता है ऐड ऑन हो गया था, ओहो आई एम रियली सॉरी। पूरा 12 घंटा गुरुजी मजा आने वाला है, तहलका मच जाएगा पूरा 12 घंटा, ठीक है ना। तो आप लोग प्यारे बच्चों कल दिन में बहुत अच्छे से सो लेना, कल अच्छे से सो लेना, पूरी आज मतलब लेट तक सोना आज, फिर दिन में भी सो लेना, ताकि कल पूरी रात आप लोग जग सको, है ना। सर रेस्ट दोगे ना? हाँ बीच बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट मिलेगा। चलो भाई आइए, तो आप लोग देख रहे हैं ये है आपके सामने यादगार क्लास, और प्यारे बच्चों ये होने वाली है लगातार 12 घंटे। क्या क्या चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है, चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखनी है नंबर 1 बच्चों, नंबर 1 ये ध्यान रखना है कि आपको नींद बच्चों पूरी कर लेनी है ना, कर लेनी है, यानी आपको अपना नींद पहले ही पूरा कर लेना है ताकि रात में जग सको। नंबर 2 बच्चों है ना बच्चों है ना, कि डाटा जो होता है, डाटा बचाकर रखना है, डाटा बचाकर रखना है। और बच्चों प्लस में एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा रिचार्ज भी, रिचार्ज की अगर आवश्यकता पड़े एक्स्ट्रा, तो एक दिन प्यारे बच्चों एक दिन एक्स्ट्रा रिचार्ज करवा लेना। नए साल में सब लोग पैसा खर्चा करते हैं, कुछ लोग पार्टी करते हैं, कुछ लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, आप कम से कम ये तो कर सकते हो ना, मिनिमम ये तो कर सकते हो ना कि एक्स्ट्रा रिचार्ज तो करवा सकते हो ना। तो मेरे बच्चे एक्स्ट्रा थोड़ा सा रिचार्ज करवा लेना, 1-2 GB, कम से कम 2 GB का रिचार्ज करवा लेना, है ना। और बच्चों नींद पूरी अच्छे से लेना, और बच्चों शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना, है ना, शारीरिक और प्लस में मानसिक, है ना शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से आपको इस बेहतरीन क्लास के लिए तैयार रहना है, समझ गया ना, इस बेहतरीन क्लास के लिए तैयार रहना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और 10,000 बच्चे लाइव हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इस प्यारे से सेशन को आप लोग को शेयर करना है, बहुत दोस्तों में शेयर करना है, मन है ना, कम से कम मेरे बच्चे 12-13 हज़ार बच्चे तो सेशन में जुड़ने ही चाहिए। 10,000 तो आप लोग एप्लीकेशन पर जुड़ते हो, 10,000 बच्चे तो ऐप के अंदर पढ़ते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट करें। तो यस लिख करके भेजो एक बार सब लोग सब लोग यस लिख करके भेजो, फटाफट से स्टार्ट किया जाए। यस, हाँ गुरुजी बहुत मजा आने वाला है। अच्छा एड्स आ रहे हैं ना, ऐड आ रहा है, तो अब तो सेशन लग गया है, अब नेक्स्ट सेशन से मैं ध्यान रखूंगा। बीच में नहीं आ रहा था ऐड, पता नहीं कैसे ऑन हो गया होगा, तो आ रहा होगा, पर आगे से ऐड नहीं आएंगे बच्चों, टेंशन मत लो आप लोग। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल 100 क्वेश्चन मैंने बोला है, पर क्वेश्चन की संख्या अप्रॉक्स 140 के प्लस है, 140 प्लस क्वेश्चन आज के सेशन में आपको मिलेंगे। पहला सवाल देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, पहला सवाल क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है यानी फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा है जल में, तीसरा है रासायनिक ऊर्जा में, और चौथा है ग्लूकोज में। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, आपको याद रखना है किसमें, मेरे बच्चे बताना सब लोग। तो प्रकाश ऊर्जा बच्चों रासायनिक ऊर्जा में ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित होता है। मैंने ऐप के अंदर ये क्वेश्चन करवाया भी था। आपको पता होगा बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, है ना बच्चों, भोजन कौन बनाते हैं? तो पेड़ पौधे बनाते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो लोग बनाते हैं। मेरे बच्चे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है? तो आप कहना बच्चों शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। और मेरे बच्चे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, तो अंग कहा जाता है पत्ती को। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं पत्ती को, और प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? कोई कमेंट बॉक्स में बताओ, जो सबसे पहले बताएंगे मैं उसका नाम लूंगा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक के रूप में किसे जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग तो पत्ती को कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? सर क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोफिल को, सर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। मेरे बच्चे बताओ कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं? आई थिंक प्रकाश संश्लेषी अंगक मेरे बच्चे क्लोरोफिल को कहा जाता होगा, है ना क्लोरोफिल को कहा जाता होगा। और बच्चों क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? तो गुरुदेव पत्तियों का रंग हरा होता है। किसकी वजह से? तो किसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है?
तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये दिन में होती है, आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ दिन में रहती है। अगर हम पूछें आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है, माफ कीजिएगा, अंतिम उपोत्पाद के रूप में अंतिम उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन कहां से निकलता है, तो ऑक्सीजन मेरे बच्चे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन कहां से निकलता है, जल से निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है। जल्दी से आपको बताना है कि ऑक्सीजन का संतुलन, सर यादगार क्लास यूट्यूब पे होगा। हाँ बच्चों, यादगार क्लास कहाँ होने वाला है, तो यादगार क्लास यूट्यूब पर होने वाला है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो हमने आपको पढ़ाया है कि यह बना होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट मेरे बच्चे, थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन देखेंगे मेरे बच्चे, कवक जो होते हैं इसमें पोषण की विधि स्वपोषी, समभोजी, मृतजीवी। तो मेरे बच्चे मृतजीवी होता है, कवकों में मृतजीवी होता है। जैसे मैंने एक बार बताया था मेरे बच्चे, गोबर का छत्ता, कमेंट बॉक्स में लिखना कि गोबर के छत्ते में पोषण की कौन सी विधि है। तो यहाँ पर भी हम लोग मृतजीवी देखने को मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो अमर बेल का पौधा होता है उसमें क्या होता है, उसमें मेरे बच्चे क्या होता है, परजीवी। वो किसी पौधे के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अमीबा में पोषण की कौन सी विधि है, तो बच्चों प्राणिशम पोषण है ना, प्राणिशम पोषण बच्चों जो हम इंसानों में होता है वही मेरे बच्चे अमीबा में देखने को मिलता है, प्राणिशम पोषण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है मेरे बच्चे, भोजन कैसे पकड़ता है, तो भोजन पकड़ता है अपने कूटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा में शोषण एवं परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है, अमीबा में शोषण एवं परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है, तो याद रखना बच्चों, अमीबा में शोषण एवं परिवहन विसरण के क्रिया द्वारा होता है, विसरण के क्रिया द्वारा होता है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अमीबा में ये कैसे होता है, तो हम विसरण लिख देते हैं। सवाल संख्या आपके सामने 4 है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो हैं मेरे बच्चे किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। सवाल संख्या 4 एप्लीकेशन के अंदर सर मैथ, सर इसमें मैथ भी है, सब कुछ है इसमें, मैथ्स भी होंगे, साइंस भी होंगे, हर चीज देखने को मिलेगा मेरे बच्चे। तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो आपको याद रखना है सर पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। क्या था पहला क्वेश्चन में, क्या गलत हो गया आपका, बताओ। क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा निम्नलिखित में किसमें होता है, तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इसमें मिस्टेक कहां पर है, एक बार प्लीज बताओ, क्या ये क्वेश्चन गलत है मेरे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहता हूं, क्या ये सवाल गलत है, बिल्कुल नहीं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है ना। इसलिए बच्चों मैं यूट्यूब पर बहुत कम पढ़ाने आता हूं, क्योंकि यूट्यूब पर आकर कोई भी बच्चा कुछ भी लिख के चला जाता है। ये चीजें मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है यूट्यूब के बारे में, ठीक है ना, हल्का सा। फिर कोई नहीं, मिला तो मुझे इज्जत यूट्यूब से ही है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते, तो सेल्यूलोज का नहीं कर पाते हैं मेरे बच्चे। पता हो आपको कि बताओ कि शाकाहारी और मांसाहारी जीव में किसमें छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई किसमें बड़ी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई जितने भी शाकाहारी जीव हैं
शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, ये आपको याद होना चाहिए। सवाल नंबर 5 आपके सामने आ रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। बच्चों अगर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है तो इसमें क्या मुक्त होगा, थोड़ा स्पीड में करके बताना बच्चों। लिखा गया है सिर्फ CO2 या सिर्फ ऊर्जा या H2O या सभी। तो बच्चों सबसे पहली बात है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किस प्रकार के शोषण में होता है। तो ये वायवीय शोषण में होता है। वायवीय शोषण किसकी उपस्थिति में होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें कितने ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, वायवीय शोषण में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर मैं पूछूं वायवीय शोषण कितने चरणों में होता है, तो मेरे बच्चे याद रखना कि वायवीय शोषण 2 चरणों में होता है। इसका पहला चरण कहां होता है, इसका पहला चरण मेरे बच्चे कोशिका द्रव में, कहां, कोशिका द्रव में होता है। और दूसरा चरण बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में, कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनका दूसरा चरण पूरा होता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। इनमें से सभी हमारा उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आता है ग्लाइकोलाइसिस होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है। प्लीज एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा स्पीड में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस बच्चों जो होता है वो कहां होता है। सर प्रकाश संश्लेषण, भाई सच में कहीं मेरा तो गलत नहीं है, मैं डांट भी दिया बच्चा को फिर मुझे परेशानी हो जाएगा। सर विकिरण ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में क्या अंतर होता है। अरे भाई विकिरण ऊर्जा में बहुत अंतर है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा बच्चों उसको अगर कोई अपने रासायनिक क्रिया में जो लगा रहा हो, गुरुजी कल सर कुछ लोग कह रहे थे व्यूज के लिए यादगार क्लास लगाते हैं। नहीं बच्चों व्यूज तो बहुत है चैनल पर व्यूज बहुत है ना मेरे बच्चे। 33 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हैं चैनल पर, है ना। तो लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। जो लोग कहते हैं बच्चों कि, है ना, जो लोग कहते हैं कि व्यूज के लिए यादगार क्लास, है ना, यादगार क्लास लगाया गया है, अगर उनको मौका मिलता तो सबसे पहले वही लगाते। सर उनका कहना गलत है कि प्रश्न नंबर 1 का आंसर उसने देने से गलत हो गया, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, तो आंसर क्या होगा हमारा, ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है मेरे बच्चे कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो प्रायः किसका उपयोग करती है। ऑप्शन ए है ग्लूकोज का, ऑप्शन बी है एमिनो अम्ल का, ऑप्शन सी है वसा अम्ल का, ऑप्शन डी है सुक्रोज का। तो आप लोग को पता होगा मेरे बच्चे ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो प्रायः किसका उपयोग करती है। हम बार बार कहते हैं कि किसका, है ना, किसका, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी उपयोग यहां पर ग्लूकोज का होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मछली का श्वसन होता है। ये क्वेश्चन हमने एप्लीकेशन के अंदर आपको कराया था कि मछली का श्वसन होता है ना। जरा ध्यान से, जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन से, जल से बाहर आकर, या इनमें से कोई नहीं। मछली का श्वसन कैसे पूरा होता है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा कि मछली का जो श्वसन होता है वो कैसे होता है, वो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मछली का श्वसन अंग बता सकते हैं। सर मछली का श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स होता है ना। मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, या हम जिन्हें क्लोम कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मछली में कितने वैश्म पाए जाते हैं, मछली के हृदय में कितने वैश्म होते हैं। क्या आपको याद है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मछली के हृदय में वैश्मों की संख्या कितनी होती है। अगला है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ये भी मैंने एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को करवाया था कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। थोड़ा फास्ट करेंगे। सर प्रकाश संश्लेषी अंगक में क्लोरोप्लास्ट होगा। मेरे बच्चे यहाँ पर मैंने लिखते समय मैंने ये बताया भी था कि मैंने बोला भी था कि सर थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि यहाँ मिस्टेक हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है मैंने ही पढ़ाया है भैया कि क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट को। इसको ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है, अगला लिखा गया है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्टक पाए जाते हैं। मेरे बच्चे मानव हृदय में कोष्टकों की संख्या कितनी होती है। ये थोड़ा आसान प्रश्न हो जाता है कि मानव हृदय में कोष्टकों की संख्या कितनी होती है। मैंने बताया था कि मनुष्य का जो हृदय होता है, मनुष्य का मेरे बच्चे
है ना, मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें कोष्ठों की संख्या, उसमें जो भाग होते हैं, कुल बच्चों 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कुल मिलाकर 4 होती है। बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं, हृदय का पेस मेकर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पेस मेकर कहते हैं एस ए नोड को। किसको? एस ए नोड को पेस मेकर कहते हैं। मेरे बच्चे हमारे शरीर का केंद्रीय पंप किसे कहा जाता है, हमारे शरीर का केंद्रीय पंप किसे कहा जाता है, तो हमारे शरीर का केंद्रीय पंप हृदय को कहा जाता है, हृदय को। मेरे बच्चे हमारे, है ना, हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में लेकर कौन जाता है, शुद्ध रक्त को हमारे हृदय से पूरे शरीर में लेकर कौन जाता है, तो शुद्ध रक्त को ले जाने का काम किसका है, तो मेरे बच्चे धमनी का काम होता है। और पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर तक कौन लाता है, मेरे बच्चे अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर तक, है ना, सॉरी, हमारे हृदय तक कौन लाता है, तो ये काम होता है सीरा का। ये काम किसका होता है, तो ये काम होता है सीरा का। आपको याद रखना है हमारे शरीर में बच्चों, हृदय में वह कौन सा भाग है जो रक्त को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है, वह भाग कौन सा है, तो मेरे बच्चे वह भाग है अलिंद निलय। क्या है? निलय के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है। हृदय में वह भाग है निलय, निलय के द्वारा बच्चों शरीर में रक्त को पूरी तरीके से पंप किया जाता है। सवाल नंबर हमारा 10 था। आप मुझे बताएं कि 10 प्रश्नों में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने अपना नाम लिख करके जरूर भेजिएगा कि मेरा नाम ये है और मैंने 10 में से कितना प्रश्न सही किया है। प्लीज़ एक बार नाम के साथ लिख कर भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सर क्लास कितनी देर का होगा? ये क्लास बहुत बड़ा नहीं होगा, क्लास तो कल बड़ा होने वाला है, आज बहुत छोटा होगा बच्चों, है ना। आज का क्लास बहुत छोटा होगा, मतलब 1 आध घंटे तक हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 1 से 1.5 घंटा। अंकित कुमार जी 10/10 सही है। अविनाश कुमार जी, सोनू कुमार जी 10/10 सही है। राकेश कुमार, रितु हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जहां से भी आप देख रहे हैं, आपके जो भी नाम हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसकी अवस्था को आप क्या कहेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च रक्तचाप की जो अवस्था है, हम उसे हाइपोटेंशन या हृदयघात या हाइपरटेंशन या पक्षघात कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऐप के अंदर करवाए हैं आपको कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी है। और मेरे बच्चे हाइपरटेंशन की वजह से कई बार क्या होता है आपको पता है ना, हृदयघात भी होता है। कई बार मेरे बच्चे हृदयघात भी होता है, यानी हार्ट अटैक भी इसकी वजह से आ सकता है। अगला सवाल है कि धमनियों का कार्य क्या होता है? शुद्ध रक्त का वहन करना, अशुद्ध रक्त का वहन करना, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। हमारी धमनियों का क्या काम होता है? थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे। हमारी धमनियों का क्या काम होता है मेरे बच्चे? हमारी धमनियों का काम होता है कि शुद्ध रक्त का वहन करना। लेकिन याद रखिएगा यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनी तो शुद्ध रक्त सही है, पर एक बच्चों आता है फुफ्फुस धमनी। मेरे बच्चे बताना कि फुफ्फुस धमनी जो है वो जो है किस प्रकार के रक्त का परिवहन करती है। फुफ्फुस धमनी के बारे में आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुफ्फुस धमनी जो है ये बच्चों अशुद्ध रक्त का, जस्ट उल्टा है ना, अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने है, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? अगर रंध्र के द्वारा जल बच्चों पौधों से बाहर हो रहे हैं, जल अगर पत्तियों से बाहर हो रहे हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन, थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिएगा। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन या श्वसन। रंध्रों द्वारा जल का बच्चों जल का निष्कासन जो है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। मैंने आपको पढ़ाया होगा कि वाष्पोत्सर्जन जो है मेरे बच्चे, एक पौधा अपने जीवन काल में अपने वजन का कितना गुना जल निकाल सकता है? तो 100 गुना निकाल सकता है। मेरे बच्चे याद रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन से किसका संतुलन होता है? वाष्पोत्सर्जन से किसका संतुलन होता है? तो मैंने बताया होगा मेरे बच्चे, ताप का संतुलन। किसी भी पौधे में ताप का संतुलन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा वाष्पोत्सर्जन। किसके? वाष्पोत्सर्जन। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया कहलाती है। इधर ही मैंने पढ़ाया है, 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ाया, शायद 1-2 दिन पहले मैंने पढ़ाया है कि डायलिसिस मशीन द्वारा मेरे बच्चे
डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने इधर ही कराया क्वेश्चन आपको, जल्दी बताओ। तो डायलिसिस मशीन के द्वारा मैंने बताया था कि जब मनुष्य का वृक्क कार्य नहीं करता है तो उसके जगह पर एक मशीन का उपयोग करते हैं जिसका नाम है डायलिसिस मशीन। इसे बच्चों है ना, डायलिसिस मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण हीमोडायलिसिस कहलाता है। और मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये जो है ना हीमोडायलिसिस क्या होता है, कहलाता है। रक्त को बच्चों ऐसे छानने का काम कौन करता है? तो रक्त को छानने का काम बच्चों हमारा वृक्क यानी किडनी करता है। मेरे बच्चे रक्त को शुद्ध कहाँ होता है, रक्त हमारा शुद्ध कहाँ होता है? तो रक्त हमारा शुद्ध होता है फेफड़ा में। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रक्त शुद्ध होता है फेफड़े में जाकर के। मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं, थोड़ा जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मनुष्य में कितने वृक्क पाए जाते हैं। तो मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। वृक्क का संबंध किससे है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, किससे है? तो वृक्क का संबंध मेरे बच्चे उत्सर्जन से होता है। याद रखना है आपको, उत्सर्जन से होता है। अगला सवाल है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? देखो जस्ट अभी हम लोग बात कर रहे थे और वही क्वेश्चन आ गया है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। थोड़ा जल्दी आंसर करेंगे बच्चों क्योंकि मुझे भी जाना है, मुझे भी बच्चों जाकर के आप लोग के लिए कंटेंट बनाना है, आप लोग के लिए बेस्ट कंटेंट बनाना है जिसको मैं बच्चों है ना कंटेंट बनाना है जिसको मैं रात भर पढ़ा पाऊं। एक बच्ची ने कमेंट किया कि संजय सर आपके यहाँ पर कोई लोग नहीं है क्या कंटेंट बनाने वाले? आप कंटेंट बनाते हो, आप झूठ बोलते हो। मेरे बच्चे अब बताओ टीचर का कंटेंट कोई दूसरा कोई बना सकता है क्या? कौन सा क्वेश्चन कल पढ़ाना है ये कोई दूसरा बता सकता है क्या? बताओ आप मुझे, कोई दूसरा मुझे बता सकता है क्या कि मुझे कल क्या पढ़ाना है? तो टीचर का कंटेंट टीचर खुद बनाते हैं, उसका कंटेंट कोई नहीं बना सकता। हाँ भाई टाइपिस्ट है भाई, टाइपिंग करके दे देंगे, मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा उसका पीपीटी बना देंगे, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कहाँ लगाना है ये क्वेश्चन टीचर को छोड़ के कोई दूसरा नहीं कर सकता है। अगर कोई दूसरा कर सकता है तो फिर समझो भैया टीचर किसी काम का नहीं है, क्योंकि अपना कंटेंट टीचर चाहे बच्चों स्टार्टिंग फेज में हो चाहे एंडिंग फेज में हो, हर जगह अपना कंटेंट टीचर को खुद बनाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, लिखा गया है मानव का प्रमुख उत्सर्गी अंग कौन सा होता है? तो वृक्क होता है। अगला सवाल है नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना होती है। चलिए आप लोग का टेस्ट हो रहा है, फटाफट बताओ कि नेफ्रॉन में जो प्याली जैसी संरचना होती है हम उन्हें क्या कहते हैं? इधर ही मैंने पढ़ाया है कि नेफ्रॉन में जो प्याली जैसी संरचना होती है हम उसे कहते हैं जो नेफ्रॉन की जो प्याली जैसी संरचना होती है मेरे बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर इसे हम लोग बोमन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, बोमेन संपुट कहते हैं। चलो और इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सर इसके अंदर पाए जाते हैं ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरु, है ना, ग्लोमेरुलस पाया जाता है। और ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं मेल पिगियन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? मेल पिगियन, है ना, मेल पिगियन कोष कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर मेल पिगियन कोष कहा जाता है। अगला सवाल लिखा गया है निम्नलिखित में बच्चों आपको बताना है कि दर्पण सूत्र कौन सा है। थोड़ा जल्दी करेंगे, दर्पण सूत्र कौन सा है प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी फटाफट से। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो देख सकते हैं 1/v + 1/u, 1/v + 1/u = 1/f, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1/v + 1/u = 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बायोलॉजी का चैप्टर 4 खत्म होते ही नोट्स मिल जाएगा। बोलो किसको किसको नोट्स चाहिए? बना के रखा हुआ है, नोट्स चाहिए बच्चों बताओ। ठीक है, बढ़िया है। तो आज बच्चों आप लोग को ऑब्जेक्टिव का नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का नोट्स आज आप लोग को मिल जाएगा, है ना। इसलिए हम कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे हैं क्योंकि मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेप्ट का नोट्स अभी हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मुझे एक बार उसका चेक करना है। ऑब्जेक्टिव मेरा चेक हो चुका है, तो बच्चों आज रात को आप सभी को बायो का ऑब्जेक्टिव नोट्स मिल जाएगा, है ना। बायो का ऑब्जेक्टिव नोट्स आज नाइट में बच्चों आपको जितना भी रात हो सुबह सुबह चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मन खुश हो गया? मन खुश हो गया तो जल्दी से बच्चों हार्ट बनाकर भेजो कि गुरुजी मन खुश हो गया। पूरे 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नोट्स, पूरे 8 चैप्टर का, ठीक है ना, पूरे 8 चैप्टर का, चैप्टर 1 से लेकर के 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नोट्स आपको आज रात में मिल जाएगा क्योंकि हमने बना करके, हमने चेक करके रखा है। हमने आपको कहा था कि जब चाहिए होगा एक बार बोलना, मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, आज रात में आपको मिल जाएगा, किसी भी टाइम मिल सकता है। मॉर्निंग तक चेक करना, ज़्यादा परेशान मत होना।
अगर मिलेगा तो हम आपको पहले ही मैसेज डाल देंगे, आप टेंशन मत लो, नहीं तो मॉर्निंग में चेक करना, आराम से दिखेगा, हड़बड़ाओ मत। अगला क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप, जो अग्रदीप होता है, जो हेडलाइट होते हैं, उसमें प्यारे बच्चों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। चलो हम डिटेल चर्चा नहीं करते, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि फिर पता है ना आपको मेन कल चर्चा करनी है। तो किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होता है, अग्रदीप मतलब जिसको इंग्लिश में हेडलाइट बोलते हैं। और आप लोगों को पता है कि गाड़ी जैसे मान लो बच्चों ये है, तो हेडलाइट यहां लगा होता है ना, स्टार्टिंग में यहां पर हेडलाइट होता है, आगे में जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें कौन सा लगा होता है। तो हेडलाइट में बच्चों हमेशा हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मेरे बच्चे है ना, अग्रदीप नहीं पश्चदीप के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको कहना है कि पश्चदीप देखने के लिए, पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा। तो मेरे बच्चे समतल बना सकता है, उत्तल बना सकता है, अवतल बना सकता है, या सभी। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो मेरे बच्चे है ना, बनता है किसके द्वारा, तो हम सभी के द्वारा बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी बना सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता कि मेरे बच्चे वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सबसे पहला कौन बताएगा। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल बना सकता है, केवल अवतल वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, इसकी फोकस दूरी मेरे बच्चे ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर पूछा जाए समतल की फोकस दूरी, तो बच्चों समतल की फोकस दूरी अनंत होती है, उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल की माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस द्वारा, सवाल पूछा गया 20, उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी है ना, जब वस्तु रहती है। बच्चों बताओ, उत्तल लेंस में मेरे बच्चे, उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखा जाए कि हमारा प्रतिबिंब आवर्धित यानी बड़ा बने और काल्पनिक बने। जल्दी बताओ मेरे बच्चे, है ना। तो अगर आप देखेंगे उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को, ये मेरे बच्चे होता है, जब वस्तु को हम प्रकाश बिंदु और फोकस के बीच रखते हैं। जब यहां रखेंगे तभी बन सकता है। तो अनंत पर फोकस और लेंस के बीच, जब भी हम फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तभी हमारा उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए हैं। कृपया एक बार बताना आप लोग कि 20 क्वेश्चन में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया है। सेशन को एक बार सभी बच्चे लाइक जरूर कर लेना, जितने बच्चे हैं फटाफट से बताओ 20 में कितने सही हुए। 21 नंबर में चले, 21 में चले, यस चले बच्चों। चलो नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। बच्चों फोटोग्राफी कैमरा में और मनुष्य के आंख में, आपको पता होना चाहिए कि फोटोग्राफी कैमरा और मनुष्य की आंख दोनों जगह पर हमारा उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की, बार बार पूछा जाता है कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे मेरे बच्चे, जल्दी बताओ, थोड़ा जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो। 25,000 पोल हो गए हैं, है ना। यानी बच्चों कल माहौल बदलने वाला है। कल मुझे लग रहा है कि 30,000 प्लस बच्चे लाइव में रहने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, ये मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक अभी तक नहीं है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक पूछे तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला सवाल नंबर 23 आता है, किसी F फोकस दूरी के लेंस की क्षमता कितनी होगी, यानी P बराबर फॉर्मूला क्या होता है। डायऑप्टर बिल्कुल सही आप लोगों ने लिखा है। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा बताओ। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने पढ़ाया था बच्चों कि P बराबर होता है 1/F। P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। तो ऑप्शन नंबर होगा 1/F बच्चों, 1/F, है ना। तो P बराबर क्षमता होता है 1/F, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं कहूं बच्चों, अगर मैं कहूं आपसे कि एक है ना, एक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी देखना चाहता हूं। सबसे पहला आंसर किसका आता है। अगर मान लो कि एक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, है ना।
अगर मेरे बच्चे एक लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो पता है ना, P बराबर 1/f होता है, 1/1 इज इक्वल टू 1, 1 डाईऑप्टर क्या होता है? 1 डाईऑप्टर होगा, भूलना मत मेरे बच्चे। अगर किसी चश्मे की क्षमता माइनस में 2D है तो बताओ बच्चों चश्मा में कौन सा लेंस है? चश्मा में कौन सा लेंस है बताओ? चश्मा में कौन सा लेंस है? अगर किसी की क्षमता -2D है, किसी लेंस की क्षमता, तो चश्मे में कौन सा लेंस है? तो आप कह सकते हैं सर माइनस दिया गया है, इसका मतलब अवतल है, अवतल है। मेरे बच्चे मेरे चश्मे की क्षमता +4D है, बताओ मुझे कौन सा दोष है? मुझे कौन सा दोष है कमेंट बॉक्स में लिखो। मेरी लेंस की क्षमता +4D है तो मेरी आंख में कौन सा दोष है आपको बताना है। संजय सर देखो, पहली बात क्या है, अगर 4D आप कह रहे हो इसका मतलब आपने चश्मा पहना है उत्तल, आपने चश्मा पहना है उत्तल, आपने चश्मा पहना है उत्तल, इसका मतलब आपको है दूर दृष्टि दोष, जिसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। अगला सवाल है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? बच्चों कोई भी नेत्र जो है वो किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है आपको बताना है। तो मेरे बच्चे नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। आपको पता होगा कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर बनता है, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। अगला है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा है? मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कौन सा है? थोड़ा जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वह भाग रेटिना है, या जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। आपको याद होगा बच्चों, नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। परितारिका नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है? तो बच्चों परितारिका नेत्र का रंगीन भाग है। नेत्र का जो काला भाग है उसे क्या बोलते हैं? पुतली कहते हैं। अधिक प्रकाश में पुतली क्या करती है? तो अधिक प्रकाश में पुतली बच्चों सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश में फैल जाती है। अगला है बच्चों, दूरदृष्टि दोष दूर करने, है ना, दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं। जिसको दूरदृष्टि दोष है वो कहां की वस्तु को साफ साफ देख सकता है? प्लीज एक बार बताना कि दूरदृष्टि दोष वाले जो लोग होते हैं वो कहां की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं? थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिए मेरे बच्चे कि दूरदृष्टि दोष वाले लोग कहां की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो देखो, जो दूरदृष्टि दोष वाले लोग हैं वो दूर की वस्तु को साफ देखेंगे, यानी दूर की वस्तु को क्या करेंगे? साफ साफ देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूर की वस्तु को। अगला सवाल है कि एम्पियर, है ना, एम्पियर घंटा मात्रक है, लगभग बच्चों का गलत होगा। ये सवाल बहुत सारे बच्चों का गलत होने वाला है कि एम्पियर घंटा ये किसका मात्रक है? प्लीज एक बार लिखो, आराम से कमेंट करो, जी भर के कमेंट करो। सभी बच्चों को चैलेंज है, आप जी भर के कमेंट करो कि एम्पियर घंटा मात्रक है। पढ़ तो रहे हैं बहुत दिन से, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे मुझे पता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? प्लीज बताओ। सर ऊर्जा का, गलत, ऊर्जा का तो 100% गलत है, ऊर्जा का तो 100% गलत है। जल्दी बताओ। है ना, ऊर्जा का तो 100% गलत है। और बोलो, आवेश, शक्ति गलत है ना? तो मेरे बच्चे एम्पियर घंटा, सॉरी आवेश सही है। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आवेश का मात्रक बच्चों कूलाम भी होता है, और इसका अगर हम बड़ा मात्रक देखें मेरे बच्चे तो इसका एम्पियर घंटा भी होता है ना। एम्पियर घंटा जो है ये भी आवेश का मात्रक होता है। याद कर लीजिएगा कि एम्पियर घंटा भी आवेश का मात्रक होता है बच्चों, है ना, आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? अभी हम लोग कुछ दिन पहले एप्लीकेशन के अंदर पढ़ रहे थे, बहुत मजेदार चीजें थी कि 1 वोल्ट जो है 1V किसके बराबर होता है? 1V किसके बराबर होता है? तो 1V बराबर होता है, V बराबर होता है J/C। क्या होता है? V बराबर J/C होता है। यानी बच्चों हम कह सकते हैं कि जूल प्रति कूलम, है ना, जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ए होगा कि V बराबर होता है J/C, जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? तो मेरे बच्चे वैद्युत प्रतिरोधकता का, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम।
प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। क्वेश्चन पूछा है प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम के साथ लगा दो मीटर, तो बच्चों ओम मीटर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर में, अगर 3 चालक R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS क्या होगा। बच्चों श्रेणी क्रम में बताओ कौन सा सही उत्तर होगा, थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिए, थोड़ा फास्ट कमेंट कीजिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में सिंपल सा रूल है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 प्लस में R3, सीधा जुड़ता है श्रेणी क्रम में, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। 30 क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिया है, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मुझे कि 30 में से मेरे प्यारे बच्चों ने कितना सही किया, थोड़ा फास्ट कीजिएगा जल्दी से। सुभाष कुमार जी, अंकित कुमार जी, गोलू कुमार जी, कन्हैया कुमार, प्रियांशु कुमार, राकेश कुमार फटाफट से बता रहे हैं। अब देखो बच्चों ऑनलाइन की अच्छी बात क्या है, ऑनलाइन की अच्छी बात यह है कि अमीर घर का बच्चा, गरीब घर का बच्चा, शहर का बच्चा, गांव का बच्चा, है ना, कहीं का भी बच्चा घर से बैठकर अपनी पढ़ाई कर सकता है। ये बहुत खासियत है ऑनलाइन पढ़ाई की, ये बहुत अच्छी बात है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 31 नंबर सवाल देख सकते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। शक्ति की बात होने लगी है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से मुझे बताओ कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो प्यारे बच्चों शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। एक क्वेश्चन को इतनी बार पढ़ लिए हैं आप लोग, चुंबक के भीतर चुंबक के क्षेत्र की दिशा होती है। बाहर की दिशा तो आपको पता है कि बाहर की दिशा होती है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल, उत्तर से दक्षिण, यह है बाहर की दिशा, लेकिन भीतर की दिशा दक्षिण से उत्तर। भीतर की दिशा क्या होती है बताओ, भीतर की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर, जो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नरोड़ा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। मेरे बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार मैंने पढ़ाया है कि नरोड़ा तापीय विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है बच्चों बताओ। तो नरोड़ा जो है ये कहां पर है, कहां पर है जल्दी से लिखना। तो मेरे प्यारे बच्चों नरोड़ा यूपी में स्थित है। आप लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को किया है कि नरोड़ा कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। गलती नहीं करना है किसी भी हाल में, है ना। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बताओ, है ना। तो आपको पता है कि सांस लेना बच्चों श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन में ऊष्मा, है ना, तो ऊष्मा छेपी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको बताना है बच्चों भोजन का पचना, भोजन का पचना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भोजन का पचना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। बिल्कुल सही लिखा है बहुत सारे बच्चों ने, भोजन का पचना एक प्रकार का उपचयन है बच्चों, क्या है, उपचयन है, भोजन का पचना उपचयन है। अगला सवाल है, अभिक्रिया CaO प्लस में H2O बराबर Ca ना OH का होल 2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से मिलता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में मिला वाटर, तो बच्चों बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर मुझे बहुत तेज बुखार है, मतलब कोशिश कीजिए कल तक ठीक हो जाए, दवाई वगैरह खाइए बच्चों, कोशिश कीजिए कल तक ठीक हो जाए, कोशिश कीजिए कल तक ठीक हो जाए। चलिए तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, यह संयोजन है। यहाँ पर बच्चों संयोजन हुआ है। अगला सवाल है कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं। एलपीजी का देखो मुख्य घटक अगर हम देखें बच्चों, है ना, तो मुख्य घटक देखें तो सबसे प्रमुख नहीं पूछा है, कौन कौन पूछा है, एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे, आपसे पूछे कि आपके दोस्त कौन कौन हैं, तो कौन कौन का मतलब होता है कि एक से अधिक, है ना, कौन कौन का अर्थ होता है एक से अधिक। सीधा पूछे कि आपके दोस्त कौन हैं, तो ऐसे में तो हम कहते हैं भाई बस एक ठो कोई नाम लिख देंगे। यहाँ पूछते हैं कि आपके दोस्त कौन कौन है, मतलब बच्चों यहाँ पर एक नहीं दो होगा। तो आप देख सकते हैं पहला है प्रोपेन, दूसरा है ब्यूटेन, तो आंसर होगा ए और बी दोनों। क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। अगला सवाल देखते हैं कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है। मैंने बताया था कि भाई एप्लीकेशन के अंदर कि जब आप कॉपर को ऑक्सीजन में जलाते हो, जब आप कॉपर को ऑक्सीजन में जलाते हो यानी कि CuO, कॉपर को जब ऑक्सीजन में जलाते हो मेरे बच्चे, माफ कीजिए, कॉपर को जब ऑक्सीजन में जलाते हो तो आपको कॉपर ऑक्साइड बनता है मेरे बच्चे, कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसका रंग कैसा होता है, तो आपको पता होगा कि कॉपर को जलाने से
कॉपर को जलाने से, सर इतना डिफाइन मत कीजिए, ऐप के अंदर डिफाइन हो चुका है। ठीक है ना। बहुत हंसी आ रहा है। कौन कौन से ऐसे बच्चे जिन्होंने ऐप पर पढ़ाई किया है बच्चों, एक बार प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजो। जिन्होंने ऐप के अंदर ये सब पढ़ा है एक बार प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजना। सर इतना डिफाइन मत कीजिए, सब कुछ पहले से ही ऐप पे डिफाइन हो चुका है मेरे बच्चे। जल्दी से एक बार सब लोग प्यारा सा इमोजी बनाकर भेजना जो लोग पढ़े हो। हाँ मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर आपकी संख्या 13,500 है, यूट्यूब ऐप पे भी आप लोग 10,000 मतलब 10, 11, 12,000 तो वहाँ पर भी जाते हो हाईएस्ट, तो सभी बच्चे पढ़ते हैं मुझे पता है। ज़्यादा ज़्यादा डिफाइन मत करो। पगला कहीं का। आ जाओ, क्वेश्चन लिखा है कि कॉपर चून को वायु में गर्म करने से कॉपर ऑक्साइड बनता है, इसका रंग कैसा होता है? ब्लैक होता है बच्चों, काला हो जाता है। अगला सवाल है बच्चों कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो मेरे बच्चे बात तो सही है, मैंने बहुत पढ़ा है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो मेरे बच्चे वो क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड मेरे बच्चे क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, सॉरी अम्लीय होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है धात्विक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो हम इसे क्षारीय ऑक्साइड कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा अगर आपको याद होगा तो। नेक्स्ट है बच्चों धोने के सोडा का आणविक सूत्र कौन सा है? धोने के सोडा का आणविक सूत्र कौन सा है बच्चों बताओ, है ना। धोने का सोडा जो होता है मैंने कई बार बता रखा है कि धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, तो मेरे बच्चे उसका आणविक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है यदि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻x मोल प्रति लीटर है तो उस घोल का पीएच मान क्या होगा? उस घोल का पीएच मान क्या होगा, थोड़ा फटाफट बताना मेरे बच्चे, है ना। कि यदि किसी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻x मोल प्रति लीटर है तो उसका पीएच मान कितना होगा मेरे बच्चे? अगर यहाँ पर x लिखा गया है तो इसका पीएच मान सिर्फ और सिर्फ x होगा। अगला सवाल देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा, माफ कीजिएगा, है ना, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा जो होता है, बेकिंग, है ना, क्या लिखा है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? थोड़ा जल्दी बताइए, थोड़ा स्पीड में बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बच्चों मैंने पढ़ाया होगा आपको कि NaHCO3 होता है ना बच्चों, सोडियम, है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो क्या होता है? NaHCO3, 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 NaHCO3। अगला सवाल देखते हैं कि हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। हीरा को गलाना और उसको पिघलाना, बच्चों बताओ हीरा का गलनांक एवं क्वथनांक होता है। ऑप्शन दिया गया है निम्न, ऑप्शन दिया गया है मध्यम, ऑप्शन दिया गया है उच्च, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताओ हीरा का गलनांक एवं उनका क्वथनांक होता है, बच्चों बताओ। तो हीरा का गलनांक एवं क्वथनांक मैंने पढ़ाया था कि उच्च होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है Fe2O3 प्लस में Al, है ना, 2Al, Al2O3 और प्लस में Fe अलग हो गया, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऐसा लगता है ना कि जैसे बच्चों सब क्वेश्चन इधर ही पढ़े हैं, ऐसा फील हो रहा है कि 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने सब क्वेश्चन पढ़ा है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भैया ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, यानी हम लोग कहते हैं भाई यहाँ पर संयोजन विघटन तो मत बोलो, यहाँ पर विस्थापन हुआ है, यहाँ पर विस्थापन हुआ है ना। हमने देखा था कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अगला है HNO3। HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रबल अम्ल के विषय में, प्रबल अम्ल के विषय में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरे बच्चे HCl होगा, H2SO4 होगा और HNO3 होगा। ये सभी क्या है? ये सभी मेरे बच्चे प्रबल अम्ल हैं। तो बताओ प्रबल अम्ल है तो यह दुर्बल नहीं बच्चों, दुर्बल नहीं, यह प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? यह प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी एक एक क्वेश्चन को रट लिए हैं आप लोग, एकदम बच्चों रट लिए हैं आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है बताओ? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? क्या कॉपर अधातु है, फास्फोरस है, या आयरन है, या निकेल है? तो बच्चों कॉपर, कॉपर हो या आयरन हो या निकेल हो, ये अधातु हो ही नहीं सकते। तो बच्चों हमारा जो पी है यानी फास्फोरस है। अगला सवाल है, हाँ बच्चों यहां से मैथ शुरू हो जाएगा। तो पहले बताओ 45 में आप लोगों ने कितना सही किया है ना? 45 में आप लोगों ने कितना सही किया है मेरे बच्चे बताना? 45 है ना, 45 में आप लोगों ने कितना सही किया है? सर आपका टी शर्ट बहुत क्यूट है, क्यूट क्या होता है? अच्छा क्यूट है, ठीक है, चलो
45 में 44, 44 सर आप जो पढ़ाते हैं वो एक साल पहले भी पढ़े थे, ऐसा लगता है कि कल ही पढ़े हैं। ओह बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना बच्चों, जब आपको पढ़ा हुआ चीज याद रहने लगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलो तो बढ़ जाए आगे, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए तो प्यारे बच्चों, मैथ जिनका फेवरेट है, आइए मैथ में सबसे पहला सवाल आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि टेन थीटा किसके बराबर है, बताओ टेन थीटा किसके बराबर है। यहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपके पेपर में, टेन थीटा किसके बराबर है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक। तो बच्चों पता है आपको कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये 10 के बराबर है। कोई भी फार्मूला पूछे या आपसे ये क्वेश्चन पूछा होता कि भाई बताओ सेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता, प्लीज एक बार बताना। अगला सवाल है मेरे बच्चे कि कॉस ए और इनटू में सेक ए बराबर क्या होता। अगला सवाल है मेरे विद्यार्थी जी, सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। अगला सवाल है विद्यार्थी जी, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। अगला सवाल है विद्यार्थी जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कुछ सवाल हमने आप लोगों से पूछा है जिनका जवाब आप कोशिश कीजिएगा बच्चों कि इनका जवाब जरूर दें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हमने कहा आपसे कि सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है, आप कहेंगे कॉसेक ए। हमने कहा आपसे कॉस इंटू सेक बराबर क्या होता है, कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है। हमने कहा आपसे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। हमने कहा आपसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। हमने कहा आपसे ऊपर साइन नीचे कॉस बराबर होता है टेन थीटा। बच्चों जहां पर थीटा में है तो आंसर थीटा, ए है तो आंसर ए में। तो प्यारे बच्चों क्या फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद है? हाँ बताओ जल्दी से, फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं कुछ और फार्मूला पढ़ता हूं, क्योंकि बच्चों पूछता हूं आप लोगों से, क्योंकि त्रिकोणमिति आते आते पता नहीं मुझे क्या होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। सवाल नंबर तीसरा है मेरे बच्चे कि ना रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। कल तो पूरा मैथ का फार्मूला रिवीजन करवाएंगे, कल तो मेरे बच्चे पूरा मैथ का फार्मूला रिवीजन कराएंगे। टेंशन एकदम नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। कल पूरा मैथ का फार्मूला रिवीजन होगा पूरी रात में बच्चों, पूरा मैथ, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, पूरा हिंदी, संस्कृत, सब कुछ बच्चों कल हो जाएगा। सर ऐड आ रहा है, माफ़ कीजिएगा, आज के लिए माफ़ कीजिएगा, कल से ऐड नहीं आएगा। आज गलती से लगता है ऑन रह गया है, आई एम रियली सॉरी, माफ़ कीजिए हमें कि आज भर ऐड झेलना पड़ेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट गया तो 1 बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर रूट के अंदर हो गया टेन स्क्वायर थीटा, जो कि बाहर होगा टेन थीटा। अगला सवाल है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर 1 होता है मेरे बच्चे। अगला सवाल देखते हैं, है ना, अगला सवाल देखते हैं कि अर्ध, है ना, क्या लिखा है मेरे बच्चे कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया होगा कि अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, एक तो गोला होता है बच्चों, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एक होता है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोले का यह नहीं बोला है, अर्धगोले का संपूर्ण। जब बच्चों इस शब्द के साथ में संपूर्ण लग जाए, अर्धगोले का जब संपूर्ण बोला जाए, अर्धगोले का क्या बोला जाए, जब अर्धगोले का संपूर्ण बोला जाए तो वहां पर आपको 3 पाई आर स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? 3 पाई आर स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है? 3 पाई आर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी बच्चों हमारा देखते हैं, पहले पुराना वृत्त को समझिएगा। कहते हैं पुरानी वृत्त की त्रिज्या बच्चों आर थी और नया में हम देखेंगे उसको आधी कर देते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराना तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात, तो पहले बच्चों बोला है पुराना और फिर बोला है नया, है ना। तो पुराना में देखेंगे वृत्त का परिधि 2 पाई आर, नया होगा 2 पाई आर का मान बच्चों ये 2 2 कैंसिल हो गया,
पाई आर आर कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो 2:1 होगा। मेरे बच्चे आप लोग देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन मैंने खूब करवाया है और आप देख सकते हैं 40% बच्चों का गलत आंसर है। वो लोग 1:2 कह रहे हैं। आपको नहीं पता है बच्चों, क्वेश्चन पूछा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराना, बच्चों हमने त्रिज्या आधा किया है, हमने त्रिज्या आधा किया है, तो अब वाला छोटा हो जाएगा। पहले पुराना बोला है फिर नया बोला है, तो अभी वाला छोटा हो जाएगा। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? तो आंसर क्या होगा? 2:1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4-3 ये किस चतुर्थांश में स्थित है। आप लोग चतुर्थांश पढ़ते होंगे, आपको मेरे बच्चे है ना, आप लोग को पता होगा कि चतुर्थांश में ये हमारा पॉजिटिव पहला, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिगर के टुकड़ों, आपको पता होगा कि प्लस के बाद माइनस दिया गया है, इसका मतलब यहाँ आंसर होगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना है तो पीई और प्लस पीई डैश का मान क्या होगा। ये देखो, ये चैप्टर बहुत ईजी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पीई प्लस में पीई डैश, मेरे बच्चे मैंने यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ाया था आपको पढ़ाया होगा मैंने कि ये दोनों का योग जो है हमेशा 1 होता है। मैंने आपको पढ़ाया होगा कि जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। जो निश्चित घटना होती है, जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता होती है 1। हमने पढ़ाया होगा कि प्रायिकता का न्यूनतम मान, थोड़ा जल्दी बताइएगा, प्रायिकता का न्यूनतम मान मैंने बताया होगा 0 होता है, और प्रायिकता का अधिकतम मान भी मैंने बताया होगा कि किसी प्रायिकता का अधिकतम जो मान होता है उसका मान 1 होता है। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से अगला, चरों को आरोही और अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला मान क्या कहलाएगा। अगर हम चरों को आरोही और अवरोही क्रम में रख दें, यानी बच्चों बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रख दें, तो बीच वाला मान क्या होता है? चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला मान क्या होता है? प्लीज एक बार बताएंगे। तो चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर मेरे बच्चे, रखने पर बीच वाला मान क्या होता है? माध्यिका होता है। एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को पढ़ाया था, क्या किसी को याद है? जल्दी बताना मेरे बच्चे, है ना। बहुलक बराबर, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक और माइनस में 2 गुना माध्य। क्या हमने ये आप लोग को पढ़ाया है? ये बहुलक बराबर होता है संजय सर, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक और माइनस में 2 गुना माध्य। आगे बढ़ते हैं, लिखा है एक ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, योग है 2 और गुणनफल है -15 है, तो बहुपद बराबर क्या होगा? द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा? आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला पता होगा बहुपद का, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, बाहर में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन बोला है कि मूलों का योगफल, पहले योगफल बोला है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बोला है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, और प्लस में गुणनफल का मान बोला है -15, तो यहाँ पर रखेंगे -15। मेरे बच्चे x² माइनस का 2x प्लस माइनस -15 होता है, तो कृपया एक बार मैच करके देखिएगा आप लोग कि x² माइनस 2x और माइनस में 15, x² माइनस में 2x माइनस का 15, x² माइनस का 2x माइनस का 15, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, x² माइनस का 2x माइनस का 15, x² माइनस का 2x माइनस का 15, सही है। चलो ऑप्शन नंबर बी सही है, x² माइनस का 2x माइनस का 15। चलिए नेक्स्ट मेरे बच्चे, आगे लिखा गया है 2 sin स्क्वायर, क्या लिखा है? 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ a, जल्दी से बताओ a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? थोड़ा जल्दी से बताएंगे, थोड़ा स्पीड में बताएंगे कि a का मान क्या होगा बच्चों, जल्दी से। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2, सवाल बोला गया है कि 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर a बराबर 1/2। अब फिर लिखना चाहते हैं sin a बराबर √1/2, तो बच्चों 1 है ना, 2 का हो जाएगा ये √2, और बच्चों ये 45 डिग्री होगा। क्या होगा? 45 डिग्री। तो मेरे बच्चे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 45 होगा, जो लोग भी 30 कह रहे हैं गलत है, 45 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 54 को सही करेंगे, है ना। क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनेंगे। सवाल लिखा गया है, किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है।
यानी दो कोण मिलाकर तीसरे कोण के बराबर है। ध्यान देना बच्चों, 30 और 60 मिलाएंगे तो 90, बिल्कुल सही है। दो कोणों का योग तीसरे के बराबर, दो का योग तीसरे के बराबर, बिल्कुल सही है। दो का योग तीसरे के बराबर नहीं है, दो का योग तीसरे के बराबर नहीं है। तो बच्चों अब दो ऑप्शन हमारे पास बचा है, दो ऑप्शन बचा है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो यहां पर दो ऑप्शन सही है। आगे पढ़िए, कहते हैं कि यदि दो कोणों का जो अंतर है वो 30 है तब त्रिभुज के कोण होंगे। दोनों कोण के बीच का अंतर 30 होना चाहिए बच्चों। तो यहां पर अंतर हम देखेंगे तो 30 नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा कि दो कोणों का योग 90 है और दोनों का अंतर भी 30 है, दोनों का अंतर भी 30 है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले बच्चों, बिंदु 3, 4 और -3, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अभी यही चैप्टर अपना क्रैश कोर्स में चल रहा था। मेरे बच्चे बताओ, है ना, जल्दी से बताओ कि दोनों के मध्य बिंदु का मान क्या होगा। हमने कहा था कि जब भी मध्य बिंदु आप निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे तो दोनों पॉइंट को जोड़ना है, यानी इसको जोड़ना है। यानी 3 में जोड़ेंगे -3 को बटे 2 और 4 में जोड़ेंगे 8 को बटे 2। बच्चों इसको जोड़ेंगे तो 3 माइनस में 3 बटे 2, यहाँ पर 8 4 12 बटे 2, यहाँ हो गया बच्चों 0 बटे 2, यहाँ हो गया बच्चों 6, इसका हो गया 0,6। तो आंसर मैच कर सकते हैं, 0,6 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 0,6। 0,6। राजेश कुमार जी, साजन कुमार, थोड़ा फटाफट आंसर करेंगे। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है। त्रिभुज एबीसी में कहते हैं कि डी ई, ये जो ऊपर में खींचा गया है डी और ई, ये समांतर है बच्चों बीसी के। अगर AD अपॉन DB 3/5 है, AD का मान बच्चों 3 है और DB का मान बच्चों 5 है। अगर AC 5.6 है, पूरा अगर 5.6 है, तो आपको बताना है कि AE का मान, आधा का मान क्या होगा। आधा का मान क्या होगा, AE का मान। तो पहले मुझे ये बताओ कि जिस तरह से इधर बच्चों पूरा A से C का मान दिया है, अगर हम इधर पूरा मान जोड़ें तो कितना होगा, 3 और 5 8, तो पूरा 8 होगा। तो जब हम इसको बनाएंगे बच्चों समानुपातिकता के प्रमेय से, तो इसका बच्चों आधा भाग लीजिए और फिर पूरा लीजिए, इसका भी आधा और फिर पूरा, तुरंत बन जाएगा। तो अगर हम देखें इसका आधा भाग तो AD है, आधा भाग AD है, पूरा भाग देखें तो AB है। यहाँ का अगर हम आधा भाग देखें तो A से E है और पूरा भाग देखें तो A से C है। तो बच्चों आधा भाग में अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 है और बटे लिखेंगे 8 है, और यहाँ देखेंगे आधा भाग तो हमें नहीं मालूम, यानी बच्चों x मान लो मन में, और ये 5.6 है। 5.6, 8 7 56, 0.7 7 21, x का मान 2.1 होगा। और जिन बच्चों का आंसर 2.1 आया है, समझिए ये बच्चे बड़े मेहनती हैं, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से पढ़कर सवाल लगाते हैं। 2.1 इसका सही आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 12 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया 4√3 है। खंभा का ऊंचाई बताएंगे तो 12 मीटर है और छाया बताएंगे मेरे बच्चे 4√3 है। 4 क्या है, 4√3 है। तो आपको बताना है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। मेरे बच्चे 90 डिग्री है। सूर्य का उन्नयन कोण थीटा मान लो। सूर्य का उन्नयन कोण निकालेंगे तो ये हमारा बच्चों लंब है, ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। आप सब लोग जानते हैं लंब और आधार से हम लोग फार्मूला 10 का बनाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, इसको थीटा मान के, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी बच्चों 12 बटे आधार का मान 4√3 है। अगर हम इससे कटाना चाहें, 4 से कटाएंगे 12 को 3 बार में, √3 से 3 कटेगा बच्चों √3 बार में। √3 होता है 10 में 60 डिग्री का मान। जिन बच्चों ने 60 निकाल लिया है, समझिए आप लोग बच्चों बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री हमारा सही उत्तर होने वाला है। 60 डिग्री सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे बच्चे कि यदि 3 4 5 17 और x का माध्य अगर 6 है तो बच्चों x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, माध्य दे रखा है, तो जल्दी से बताओ x का मान क्या होगा। माध्य दे रखा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि माध्य निकालते कैसे हैं। आपको पता होना चाहिए कि माध्य बराबर सबको जोड़ना है। मेरे बच्चे 3 में जोड़ेंगे 4 प्लस में 5 प्लस में 17 प्लस में x और बटे 1 2 3 4 5 बटे 5 करेंगे। यहाँ पर माध्य 6 दिया है तो यहाँ 6 लिखेंगे। मेरे बच्चे 7 और 5 12, 12 और 17 29, 29 प्लस में x बटे 5 है, नीचे 1 है, 6 पंजे 30, 30 बराबर लिखेंगे
29 प्लस एक्स, बच्चों 30 में से 29 घटा देंगे, 30 में से 29 घटा देंगे मेरे बच्चे, x का मान 1 हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, x का मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों देखो ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, सॉरी आई एम रियली सॉरी। 59 में लिखा है, यदि मेरे बच्चे लिखा गया है, यदि समीकरण 3x - 5 और 6x - 2y बराबर k का कोई हल नहीं है तो बच्चों k का मान बताओ। कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा? सबसे पहले देखो बच्चों k कहाँ पर है, k कहाँ पर है? क्या इस भाग में, यानी बच्चों a1/a2 बराबर बच्चों होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। ये है कोई नहीं होने का मान, है ना। अगर हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं है तो उसके लिए रूल क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब देखो किस पार्ट में k आता है। अगर मैं यहां से रखता हूं बच्चों, अगर मैं यहां रखता हूं a1 का मान 3 है बटे a2 का मान 6 है, बराबर बच्चों यहाँ -1 हो गया और ये -2 हो गया, बराबर में ये है बच्चों 5 और ये है बच्चों k। तो k इस पार्ट में नहीं है, k उस पार्ट में, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ माइनस माइनस कट गया मेरे बच्चे, इज नॉट इक्वल टू, माफ कीजिएगा, इज नॉट इक्वल टू, तो k गुना 1 तो k इज नॉट इक्वल टू 5 दूना 10, तो आंसर होगा k इज नॉट इक्वल टू 10। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं सी आपका सही है, k इज नॉट इक्वल टू 10, है ना। चलो काजल कुमारी सर 57 नंबर गलत है। मेरी बहना मैथ जल्दी गलत नहीं होता है, ठीक है ना, एक बार आप देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट अगला लिखा गया है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से 100 मीटर ऊंचा, भूमि से कितना मीटर? 100 मीटर ऊंचा, है ना। क्या लिखा है? भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 मीटर के उन्नयन कोण पर, 60 मीटर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है? तो 60 डिग्री, 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोर की लंबाई बताइए, पतंग के डोर की लंबाई बताइए, पतंग के डोर की लंबाई बताइए। तो ये बच्चों 100 मीटर है, जमीन से हाइट पर है, यहाँ पतंग उड़ रहा है, मान लीजिए बच्चों पतंग यहाँ उड़ रहा है ना। इसके डोर की लंबाई ये है, यानी बच्चों साइन में जाएगा, इसको मान लो h है, तो ये p है और वो h है। p/h किस में जाता है बताओ? p/h किस में जाएगा? p/h किस में जाएगा? साइन में। तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब, यानी कि p/h। p का मान है बच्चों 100, h का मान नहीं पता, साइन 60 का मान √3/2 बराबर में 100/h लिखेंगे, गुना करेंगे बच्चों तो h√3 बराबर में टोटल हो गया 200, h बराबर लिखेंगे 200/√3, क्या लिखेंगे? 200/√3, तो h बराबर क्या होगा? 200/√3, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप फुल कोर्स पढ़ने के बाद, क्रैश कोर्स पढ़ने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो समझिए कि पढ़ाई आपके बस की बात नहीं है ना। पढ़ाई आपके बस की बात नहीं है बच्चों, पढ़ाई आपके बस की बात नहीं है। क्वेश्चन बन रहा है, जिसका बन रहा है तो बताओ यस लिख करके। मेरे बच्चे बन रहा है ना, बन रहा है। नहीं तो मेरे बच्चे वो जो आपका पेपर है, कितना फरवरी से पेपर है आप लोग का? कितना फेब से पेपर है? फरवरी से कितना है? 17 से है क्या, या फिर 14 से है? कितना फरवरी से पेपर है आप लोग का? कितना फरवरी से पेपर है बताओ? कितना फरवरी से पेपर है? अरे कितना फरवरी से पेपर है भैया, बताओगे तब ना हम जानेंगे। 17 से है कि 14 से है, बताइए जल्दी से। कितना फरवरी से पेपर है आप लोग का? 17 से है ना। हाँ, तो 17 से पेपर है तो मेरे बच्चे हम जो है, हम 3 के बाद 3 फरवरी से, देखो ध्यान दो, 3 फरवरी से लेकर के बच्चों हमारा 12th वालों का बैच खत्म होगा 3 को। 3 फरवरी से लेकर के 22 को लास्ट पेपर है। हम आप लोग के लिए लगभग मेरे बच्चे 18-19 दिन हम बच्चों पूरा समर्पित रहेंगे। किसके लिए पता है? क्या आपको पता है कि 19 दिन संजय सर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेंगे बताओ? 19 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहूंगा बच्चों? कोई बता सकते हैं तो बताओ। मैं 19 दिन सिर्फ और सिर्फ मैं 10th वाले बच्चों के लिए रहूंगा, 10th वाले बच्चों के लिए, यानी आपके लिए। 19 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहने वाला हूं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, मैं आप लोग के लिए रहने वाला हूं। तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कमर कस लीजिए आप लोग। हाँ, बड़ा पगला आदमी है, एग्जाम टाइम में खूब पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते रहेंगे बच्चों। नेक्स्ट लिखा है, यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो बच्चों, आप परिधि पर जो भी करोगे वो क्षेत्रफल पर उसका स्क्वायर होता है, पता है आपको ना। यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से 4 पाई कर दिया तो कितना गुना किया बच्चों? बताओ कितना गुना हुआ? तो आप कहेंगे सर कितना गुना किया? तो आपने बच्चों 2 गुना किया। और अगर आपने 2 गुना किया, तो याद रखना बच्चों, क्षेत्रफल जो होता है इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग, यानी क्षेत्रफल 4 गुना। अगर आप परिधि 2 गुना बढ़ाओगे तो है ना, परिधि बोलो या बच्चों उसकी त्रिज्या बोलो, है ना, त्रिज्या और परिधि अगर 2 गुना होगा तो क्षेत्रफल उसका वर्ग होगा, यानी बच्चों क्या लिखेंगे? यानी लिखेंगे 4 गुना।
ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, x बराबर -5 का आलेख कैसी रेखा होगी बच्चों। x बराबर -5 पहले देखो कहाँ होता है, तो मेरे बच्चे x बराबर -5, ये हमारा x है, ये हमारा x है, और यहाँ बच्चों -5 यहाँ होगा, मान लो यहाँ, तो इसको यहाँ खींचेंगे तो x का कोई भी मान y के समांतर होता है और y का कोई भी मान x के समांतर होता है। इतनी छोटी सी बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है, स्क्रू लेकर के टाइट कर देना है कि मेरे बच्चे x का कोई भी मान दिया है तो वो क्या होगा, y के समांतर होगा। x का कोई भी मान है बच्चों तो वो किसके, y के समांतर होगा, अपने दिल में बैठा लेना है, y के समांतर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके शून्यक बताओ क्या होगा। ये शून्यक बताओ मेरे बच्चे क्या होगा, इसका शून्यक निकालोगे फटाफट से बताओ क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये एक्स बेचारा ऊपर गया बटे 6 है माइनस बराबर में 0, शून्यक में एलसीएम इसका 6 होगा, 6 गुना एक्स 6x स्क्वायर प्लस में एक्स होगा माइनस 6 दूनी 12 बराबर का 0 जाके खत्म हो गया, 6x स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस का 12 बराबर 0, 12 6 72 9 8 72, 6x स्क्वायर प्लस में 9x और माइनस में जोड़ेंगे 8x माइनस का 12 बराबर का 0, जल्दी तोड़ो है ना मेरे बच्चे, बताओ कॉमन क्या होगा। 6x स्क्वायर और 9x में कॉमन क्या होगा, 3x, तो हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और मेरे बच्चे हो गया बराबर 0। तो यहाँ पर निकला x का मान 4/3 और -3/2। x का मान मेरे बच्चे देख लो 4/3 और -3/2। देखो अगर आप पढ़ने में तेज हैं, आपको सब क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर स्पीड नहीं है आपके अंदर तो फिर आप फेंका जाएंगे। तो स्पीड भी अपने अंदर लाइए, है ना, अपने अंदर मेरे बच्चे स्पीड भी आपको लाना है। सर जी एसएसटी का नोट्स कब मिलेगा। एसएसटी का नोट्स आप लोग को 5 तारीख तक में एसएसटी का नोट्स दिलवा देंगे, ठीक है ना, हड़बड़ाइए मत। हम लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं, घबराइएगा तो नहीं होगा। सोचिएगा कि हम खूब हीरो बन रहे हैं, घबरा रहे हैं, नहीं होगा। चुपचाप पढ़िए, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ टाइम से हो जाएगा, सब कुछ टाइम से होगा, सब कुछ टाइम से होगा बच्चों। टेंशन नहीं लेने का, एकदम टेंशन नहीं लेने का। तो 4/3 ऑप्शन को तो भाई साहब खराब कर दिया है, सारा ऑप्शन खराब कर दिया गया टाइपिस्ट महोदय ने, भैया लोगों ने सब ऑप्शन खराब कर दिया है। 4/3 -3/2 होगा, बस इतना याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 में लिखा गया है कि त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR, एक त्रिभुज का नाम है DEF, एक त्रिभुज का नाम क्या है DEF, और एक है ना, और एक त्रिभुज का नाम क्या है, एक का नाम है PQR। क्वेश्चन को पढ़िएगा मगर ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िएगा मगर ध्यान से, अनटक्कर पंचे 150 नहीं मारना है, कोई क्वेश्चन में आंसर मार दे नहीं। त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में D जो है Q के बराबर है, तो D जो है ये Q के बराबर है, R जो है E के बराबर है, R जो है E के बराबर है। आप लोग को पढ़ाए होंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। बोलो हाँ या ना, पढ़ाया मैंने, अरे बोल भी दो भाई, शर्माना किस बात का, पढ़ाया मैंने, यस सर। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो F होगा वो P के बराबर होगा, जो F होगा वो किसके बराबर होगा, F जो होगा वो P के बराबर होगा। मेरे बच्चे 2 कोण अगर बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, मैंने बताया है, आप सभी को पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। अब ये सब क्वेश्चन बताना पड़े, अगर ये सब क्वेश्चन बताना पड़े तो भैया क्या फायदा पढ़ा के, बताओ क्या ये सब क्वेश्चन बताना पड़ेगा मुझे, बताओ क्या ये सब क्वेश्चन बताना पड़ेगा। अरे नहीं संजय सर क्या बात करते हैं आप, ये सब क्वेश्चन बताना पड़ेगा सर, क्या बात करते हैं सर, है ना। तो मेरे बच्चे बहुपद नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये बटे में जो लिखा है बटे में, ये बहुपद नहीं होगा। ये और ये बेचारा x बाहर है, माफ करना, ये x बाहर है, ये x बाहर है, ये x बाहर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा किसके बराबर है। और बच्चों है ना, अभी तो आप लोग के लिए बहुत कुछ है रे, अभी तो आप लोग के लिए रामबाण आने वाला है, अभी तो आप लोग के लिए मैथ्स का अस्पताल आने वाला है, अस्पताल आने वाला है, अभी तो आप लोग के लिए तांडव आने वाला है, अभी तो आप लोग के लिए अंतिम प्रहार आने वाला है, अभी तो आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज आने वाला है। अभी जनवरी फरवरी में तो पढ़ाई होता है, जनवरी फरवरी में तो पढ़ाई होगा, मेन पढ़ाई तो अब होने वाला है, काहे टेंशन ले रहे हैं आप लोग। चलिए तो सेक थीटा बराबर होता है 1 है ना, 1/cos थीटा, ऑप्शन नंबर, cos बाय साइन बराबर होता है COT कॉट थीटा, 1/sin बराबर होता है S है ना, सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है ना, साइन बाय कॉस बराबर होता है मेरे बच्चे टेन थीटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुपद दे रखा है कि शून्यक कौन से हैं बताओ, इसके शून्यक बताओ कौन से हैं। तो मेरे बच्चे इसके शून्यक तोड़ के बताओ फटाफट से, मुझसे पहले बनाए गए हैं,
जल्दी बनाओ मेरे बच्चे, इसके शून्य क्या होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3 बराबर 0 है, तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर, और मेरे बच्चे माइनस में 3x प्लस में x करेंगे, माइनस का 3 बराबर में 0, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस में 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, और मेरे बच्चे x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा। x का मान यहाँ से मेरे बच्चे 3 और माइनस 1 निकलेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 3 और माइनस 1 क्या होगा, 3 और माइनस 1, 3 और माइनस 1, 3 और माइनस 1, 3 और माइनस 1, 3 और माइनस 1। नेक्स्ट अगला, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन क्या होगा। पहले बताइए घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं इंतजार करता हूं सबसे पहले कौन वह विद्यार्थी जी हैं जो टाइप कर पाएंगे कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है ना। घन का क्षेत्रफल एक बार टाइप करके बताइए थोड़ा जल्दी में कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का क्षेत्रफल होता है मेरे बच्चे, घन का क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर घन का क्षेत्रफल है। 216 दे रखा है, 6 से कटाएंगे इसको बच्चों 36 बार में, तो a का मान निकलेगा अंडर रूट 36, तो a का मान निकल गया 6। अब पूछा है इसका आयतन, तो आप सभी लोग जानते होंगे घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है ये तो आप लोग जानवे करते होंगे। घन का आयतन भुजा क्यों होता है, 6 का जब क्यों करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6, तो फिर से 216 आंसर होगा मेरे विद्यार्थी जी, फिर से आंसर 216 होगा, 216 आंसर फिर से होगा, 216 फिर से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। सर यूट्यूब पर तांडव होगा, सब क्लास अब यूट्यूब पर होगा, काहे टेंशन ले रहे हैं, अरे फ्री में पढ़िए बच्चों। जो लोग नहीं भी सब्सक्रिप्शन लिए हैं वो लोग अब फ्री में पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर। चलिए कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये पावर 2 है, बिल्कुल है बच्चों। यहाँ पर 3 है, यहाँ से 3 3 कट जाएगा, तो उम्मीद है कि ये वाला भी होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर बच्चों 3x स्क्वायर है, बिल्कुल होगा। यहाँ पर 2x स्क्वायर होगा, यहाँ 2x स्क्वायर बेचारा कट जाएगा, तो नो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों एसएसटी यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले बताओ 69 नंबर में आप लोगों ने, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने 69 सवाल में कितना सही किया है, 69 सवाल में आप लोगों ने कितना सही किया है, एक बार प्यारा सा कमेंट बनाकर भेजेंगे। और मैंने सुना है आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, और आप लोगों ने दोस्तों को बताया कि नहीं, बताओ आप लोगों ने दोस्तों को बताया कि नहीं बताया है। जो क्लास होने वाला है उसके बारे में अपने दोस्तों को बताए, है ना। अरे बताइए थोड़ा सा, अपने दोस्तों को कौन कौन बताया। अपने कोचिंग में पूरा हल्ला कर दिए आप लोग, है ना, कोचिंग में पूरा हल्ला कर दिए। कोचिंग वाले सर को भी कहिएगा कि संजय सर आमंत्रण भेजे हैं, सर को भी मेरे तरफ से नमस्ते कहिएगा। अपने कोचिंग के सर को बोलिएगा नमस्ते, संजय सर आपको नमस्ते किए हैं, और संजय सर बोले हैं कि सब बच्चे को भेजने के लिए क्लास में। हाँ सर को भी बोलिएगा क्लास में आने के लिए, है कि नहीं है। चलिए मेरे बच्चे, और याद रखिएगा हमेशा, है ना, हमेशा आपको याद रखना है ना, हमेशा याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग ढेर बच्चा पढ़ाते हैं तो हम लोग बड़का हिटलर बन गए, समझे, बहुत बड़का हीरो बन गए हम लोग बहुत बड़का हीरो हैं, ऐसा नहीं समझिएगा। जितना रिस्पेक्ट आप लोग मेरा करते हैं इतना ही रिस्पेक्ट आप लोगों को अपने कोचिंग वाले सर का भी करना है, अपने स्कूल वाले सर का भी उतना ही रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि संजय सर का ज़्यादा इज्जत करते हैं अपने कोचिंग वाले सर का इज्जत नहीं करेंगे। नहीं बच्चों, जिस दिन आप अपने कोचिंग वाले सर का इज्जत नहीं करेंगे तो उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आप मेरा इज्जत नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा ही रूप आप उनमें देखिए। तो सभी लोग अपने कोचिंग वाले सर को भी उतना ही इज्जत करना है, क्योंकि वो लोग मेहनत करते हैं। बच्चों याद रखिएगा हमेशा, जितने भी कोचिंग वाले शिक्षक होते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ाए हैं तो हमको पता है, जितने भी ऑफलाइन वाले शिक्षक होते हैं वो सभी बच्चों आपको समझिए तलवार तो वही बनाए हैं। अरे हम लोग तो थोड़ा धार चढ़ा देते हैं, सिर्फ धार लगाते हैं, मेन तलवार तैयार करते हैं ऑफलाइन के शिक्षक, जहां आप लोग बचपन से पढ़े हैं। इसीलिए अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान कीजिएगा, आप उन्हें इज्जत दीजिएगा तो समझिएगा आप संजय सर को ही इज्जत दे रहे हैं। मेरे हिस्से का भी इज्जत आप सभी लोग दीजिएगा, लेकिन जरूर सम्मान दीजिएगा। कभी उनके सामने में रंगबाजी नहीं करना है कि अरे हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, हम तो है ना, ऑफलाइन वाले सर का थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करेंगे। नहीं बच्चों,
सबका रिस्पेक्ट करना है, समझे। वो लोग बहुत मतलब मैं बच्चों क्या बताऊं, मुझे कितना सम्मान देते हैं ऑफलाइन के जितने भी शिक्षक हैं। जब टॉपर वेरिफिकेशन होगा ना, है ना, जब टॉपर वेरिफिकेशन होगा, अभी आप लोग जाएंगे टॉपर लिस्ट, जब आप लोग का टॉपर इंटरव्यू के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, जो लोग टॉपर बनेंगे, टॉपर वेरिफिकेशन बच्चों, वेरिफिकेशन, जब टॉपर वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पर हजारों शिक्षक आते हैं जो ऑफलाइन के होते हैं बच्चों। लगभग इंटर और मैट्रिक मिला करके 1000+ शिक्षक अपने बच्चों के साथ में आते हैं, जो अपने बच्चों को कोई ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वो लोग लेकर के आते हैं। वहाँ पर हम बहुत सारे टीचर से मिलते हैं और मुझे लगता है कि जितना सम्मान आप लोग मुझे देते हैं उतना ही सम्मान जो गुरु जी लोग होते हैं वो लोग भी मुझे देते हैं, मैं भी बहुत सम्मान देता हूँ। चलिए बच्चों आगे बढ़े। चलिए तो सबको बोल दीजिएगा कि आना है भाई, सबको बुलाए गए हैं, है ना। संजय सर का आमंत्रण स्वीकार कीजिए, सब लोग आमंत्रण स्वीकार कीजिए, है ना, कल सबको जुड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी। एसएसटी के कुछ सवाल हैं जो आपको लगाने हैं। एसएसटी के लगभग 20-25 क्वेश्चन हैं जो आपको लगाना पड़ेगा। पहला सवाल है, युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है। भैया 3 बार जो क्वेश्चन पूछा है खाली वही क्वेश्चन है। वार एंड पीस नामक पुस्तक मेरे बच्चे इसे किसने लिखा है, तो याद होगा आपको कि लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखेंगे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो लेनिन ने किया था। अगला सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। हम वही क्वेश्चन आपको एसएसटी में देते हैं जो कम से कम 2 बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ है, तो मेरे बच्चे रूस में हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं, देखो कितना बार पूछा है, 2 और 2 4। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो मेरे बच्चे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है किसको, दास कैपिटल को, जिसका प्रकाशन कब हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जिनका प्रकाशन कब हुआ था। जिनका प्रकाशन वर्ष 1867 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, दास कैपिटल को लिखने वाले कौन थे, लिखने वाले कार्ल मार्क्स साहब थे। कार्ल मार्क्स साहब ने लिखा था, कार्ल मार्क्स साहब ने लिखा था। अगला सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, ये 25 में भी पूछा था और 23 में भी पूछा था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ, है ना, कहाँ मेरे बच्चे, है ना, कहाँ भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। 3 बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो मेरे बच्चे रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे, जेड गुडी नहीं थे, पढ़ाए हैं। निम्नलिखित में क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, थोड़ा फटाफट आंसर करेंगे। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम बच्चों, तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अगर हम देखेंगे तो ये अलगाववाद है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है बच्चों बताइए, तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है क्या, एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है बच्चों, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, याद होगा सांसदों और विधायकों पर। अगला है, किस क्षेत्र को द्वितक क्षेत्र कहते हैं। 15 में सुना और बच्चों 24 में पूछा गया है, किस क्षेत्र को द्वितक क्षेत्र कहते हैं। पहला कहते हैं कृषि को, उद्योग को द्वितक कहते हैं। अगला है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 20 और 18 में। हम ये तीसरा बार क्वेश्चन करवा रहे हैं, तीसरा बार पढ़ा रहे हैं, वही क्वेश्चन हम आपको तीसरा बार पढ़वा रहे हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, थोड़ा जल्दी बताइएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। अगला सवाल है बच्चों, जिस देश की राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। कौन बीमारू राज्य नहीं है, बीमारू का अर्थ है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मेरे बच्चे उड़ीसा। तो
कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो यहाँ पर बिहार होगा, मध्य प्रदेश होगा, उड़ीसा होगा, लेकिन नहीं में बच्चों हमारा कर्नाटक हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? हमने बताया है कि आप उसको बार बार प्राप्त कर सकते हैं, तो पुनः प्रति योग है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आप देख सकते हैं 4 बार पूछा गया है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, याद रखिएगा। अगला, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में सबसे अधिक है? मरी हुई मिट्टी जहां पर बच्चों अच्छे से खेती नहीं होती है, वहां पर बताओ कि मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक कहां है? तो ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का, वहां की भूमि है ना में ज्यादा नमी हो गई है, पानी ज्यादा, वहां के लोग ज्यादा पानी पटाते हैं खेत में, जिससे बच्चों भूमि कम उपजाऊ हो गई है। इसका कारण है अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं? वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। अगला सवाल है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण बच्चों जल की अधिकता होना चाहिए, वर्षा की अधिकता? बच्चों बताओ, सही आंसर बताइए क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? इसका सही आंसर होगा वर्षा की अधिकता ना, वर्षा आने से ही ना होगा, वर्षा की अधिकता इसमें बना, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो देखिए बच्चों, है ना, आतंकवाद तो मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी मानव का है, सुनामी है और सांप्रदायिक दंगे हैं, तो सही उत्तर होगा यहाँ पर सुनामी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय लोगों को ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? आप लोग जानते हैं। सुनामी कहाँ आता है बच्चों? थोड़ा स्पीड में बताएंगे कि सुनामी का, सर 90 नंबर गलत है, इसलिए मैं आंसर नहीं कर रहा था, मैं जानता था आप लोग इसमें कुछ बोलोगे। गलत नहीं है रे, देखो मैं इसका आंसर ही नहीं करूंगा, चलो हटाओ, ठीक है। आप बोलोगे सर जल की अधिकता होगा, भैया जल की अधिकता नहीं, वर्षा अधिक आने से बाढ़ आता है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग नहीं मानोगे तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन सही आंसर करके आना बच्चों, वर्षा की अधिकता, तब नंबर मिलेगा, ठीक है। नहीं तो बोर्ड का आंसर मिलवा करके हम मनीष सर को बोलेंगे कि ये कंफर्म करा दे आप लोग को कि बोर्ड सही आंसर किसको मानता है, हम बोर्ड का आंसर सीट डाउनलोड करवा करके तब बता देंगे, ठीक है ना। अभी हम छोड़ देते हैं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, बहुत मार मारेंगे। सुनामी का प्रमुख कारण होता है मेरे बच्चे समुद्र में भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा कौन सा है? तो बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, मेरे बच्चे इसमें मानव जनित आपदा है आतंकवाद। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? हिंदी 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 पहले बताओ कैसा रहा? एसएसटी में सब सवाल याद था? एसएसटी में जितने भी सवाल थे बहुत हल्के, निहायत हल्का हल्का क्वेश्चन था। सब क्वेश्चन बना बताओ, है ना, सब क्वेश्चन बना तो यस लिख कर भेजिए। बहुत हल्का हल्का सवाल था, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन था, तो मेरे बच्चे बताओ बना कि नहीं बना, है ना, बना कि नहीं बना? खूब हल्का हल्का सवाल था, इतना हल्का क्वेश्चन रहता है जी? यस सर पूरा याद है, पूरा याद है, रहना भी चाहिए, बहुत हल्का था। हिंदी में बहुत, सॉरी एसएसटी में जो सवाल थे वो बहुत हल्के थे बच्चों, बहुत ही ज्यादा हल्का था। चलिए कितना प्रश्न है गुरुजी? लगभग 140 प्रश्न है, 140 क्वेश्चन है, तो लगभग 100 पहुंच ही गया है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? याद कीजिए बच्चों कि रामविलास शर्मा, है ना, है ना, रामविलास शर्मा का जन्म आपको याद होगा मेरे बच्चे ये कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था रामविलास शर्मा का जन्म, जिन्होंने क्या लिखा था हमारे पाठ में, हमारे हिंदी में क्या लिखा है? परंपरा का मूल्यांकन। क्या लिखा है मेरे बच्चे? परंपरा का मूल्यांकन पाठ किसने लिखा है? तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि परिमाणवाचक विशेषण है मेरे बच्चे, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? देखो बच्चों, विशेषण, विशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, हम उन्हें कहते हैं विशेषण, हम उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भाग हैं बच्चों? कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। परिमाण का मतलब है सुंदर बच्चों, ये गुणवाचक विशेषण होता है, थोड़ा सा, यही बच्चों परिमाणवाचक है। 4 बच्चों संख्यावाचक विशेषण होता है, और पुराना भी हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? मेरे बच्चे ढहते विश्वास, मैंने बताया था कि ढहते विश्वास मेरे बच्चे यह एक उड़िया कहानी है, यह एक उड़िया कहानी है। ढहते विश्वास कहानी के लेखक हैं सातकोरी होता।
कौन है? सात कोरी होता मेरे बच्चे, जो उड़ीसा के एक कथाकार हैं। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो नाम है उनका बताएं बच्चों आपको। मगम्मा बच्चों कहाँ पर है? दही वाली मगम्मा में। सीता किसमें है मेरे बच्चे? धरती कब तक घूमेगी। लक्ष्मी किसमें है? ढहते विश्वास में। पापपाती किसमें है? नगर में। तो बच्चों 4 नाम 4 कहानियां, 4 नाम 4 कहानियां। इसमें बस एक नाम और जोड़ देंगे बच्चों, मंगू जोड़ देंगे तो एक और कहानी माँ भी आ जाएगी। तो यहां सही उत्तर होगा बच्चों, ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा लक्ष्मी है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमारे बुक में लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और मेरे बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। मेरे बच्चे 1907 में। नाखून किसके प्रतीक हैं? तो हमारी पार्श्ववृत्ति के प्रतीक है, हमारी पुरानी यादों के प्रतीक है। मेरे बच्चे नाखूनों को अस्त्र के रूप में भी देखा जाता था पुराने समय में। अगला सवाल देखते हैं, आविन्यो किस देश में स्थित है? मैंने पढ़ा है बच्चों, आविन्यो जो पाठ है यह एक ललित रचना है। इसको लिखने वाले कौन है? याद कीजिए, इनको लिखने वाले हैं अशोक वाजपेयी। क्या आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? नहीं बता सकते हैं तो मैं बताता हूं, वर्ष 1941 में अशोक वाजपेयी का जन्म बच्चों मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको याद होना चाहिए अशोक वाजपेयी, है ना। आविन्यो जो है ये बच्चों कहाँ पर है? ये फ्रांस में स्थित है। मेरे बच्चे आविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि रोन नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखते हैं कि ज्योतिर्मय संधि है बच्चों, ज्योतिर्मय बच्चों इसमें विसर्ग संधि होता है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। ज्योति ही जोर है ना और मैं, है ना, ज्योति जोर मैं है, ज्योति जोर मय होता है मेरे बच्चे ज्योतिर्मय, इसमें विसर्ग संधि होता है। ऐसे बच्चों संधि में किसका मेल होता है? तो संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि के प्रकार होते हैं 3, उसमें बच्चों स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी, कहते हैं कि जहां दोनों पद प्रधान हो वहां डॉट डॉट समास होता है। कौन सा ऐसा समास है जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना? कौन सा ऐसा समास है जहां दोनों पद प्रधान होते हैं बच्चों, बताइए। जहां दोनों पद प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं? जहां दोनों पद प्रधान हो उसमें द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता भाई बहन राधा कृष्णा। मेरे बच्चे यहां द्वंद्व समास होता है। समास की अगर मैं बात करूं, समास में किसका मेल होता है? तो बच्चों पदों का मेल होता है, याद रखना। समास का अर्थ क्या होता है? याद रखना हमेशा बच्चों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप बच्चों, है ना, या संक्षिप्तीकरण होता है समास का अर्थ। मेरे बच्चे समास में अगर हम देखें, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। और समास के बच्चों कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? थोड़ा जल्दी कीजिएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या और प्लस आलय होता है। मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम मेरे बच्चे जापान पर गिराया गया था। मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। सबसे पहले लिखेंगे कि बच्चों पहला विश्व युद्ध तो पता है सबको कि 1914 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सभी लोगों को लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। अगला सवाल है, नाखून किसके प्रतीक हैं? नाखून हमारे पार्श्ववृत्ति के प्रतीक हैं। अगला, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब की कार बच्चों बताओ कितनी कीमत थी? सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी आपको बताना है मेरे बच्चे। सेन साहब की कार की जो कीमत है वो मात्र 7,500 रुपए थी, 7,500 रुपए। 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? तो 20 के दांत एक कहानी है। 20 के दांत क्या है? एक कहानी है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो ढहते विश्वास में बाढ़ की समस्या है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? कहते हैं प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध बच्चों मार्क्सवाद विचारों से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कोलकाता में नौकरी करता था, ऑप्शन नंबर डी। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में पहला भेद होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष होता है, लेकिन नीचवाचक बिल्कुल भी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध मेरे बच्चे किससे? बांसुरी, तबला, कत्थक। तो बच्चों बिरजू महाराज कत्थक बजाते थे, सॉरी कत्थक नृत्य करते थे, बजाते नहीं थे। मतलब डांस का एक प्रकार है कत्थक। आगे, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम बच्चों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग कि बहादुर जो था उसका पूरा नाम क्या था, है ना।
बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का नाम दिल बहादुर था। अगला सवाल देखेंगे, राम बिनु बिरथो है ना, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति है बच्चों। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति है किसकी है? तो गुरु नानक की है। अगला है कर्मधारय समास कौन सा है? चतुर्भुज मेरे बच्चे ऋषि पुत्र, ऋषि का पुत्र, इसमें होगा तत्पुरुष समास। वनवास, वन को वास, यहां भी तत्पुरुष समास। चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख, चतुर्भुज में बच्चों चार भुजा हो जाएगा, यहां पर चंद्रमुख हो जाएगा। चंद्रमुख में क्या होगा? कर्मधारय समास। 114 नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर होगा चंद्रमुख। चंद्रमुख में हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं? संस्कृत शुरू हो गया बच्चों, संस्कृत शुरू हो गया। सर हम उर्दू वाले हैं, हम लोग जा सकते हैं? हाँ आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? तो यह समुद्र में मिल जाती हैं। अगला है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद रहता है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहता है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन सी है? भारत की भूमि मोक्ष प्रदान करती है। गायन्ती देवः पुरुषः श्रुतवात, यह पद किस पुराण से लिया गया है? मेरे बच्चे गायन्ती देवः है ना, यह किस पुराण से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, यह विष्णु पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला सवाल है, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। अगला है, गायन्ती देवः पुरुषः श्रुतवात, यह पद बच्चों माफ कीजिएगा 2 बार हो गया, तो पुरुष ना, यह विष्णु पुराण से लिया गया है। दोनों भुजाओं को ऊपर करके ऊपर ना कौन उपासना करते हैं? दोनों भुजाओं को ऊपर करके उपासना कौन करते हैं? तो मेरे बच्चे उपासना करते हैं कौन? मुनि लोग। ऑप्शन नंबर बी होगा। लगता है इस घर में आग लगी है, किस पुरुष ने कहा था? पहले ने कहा था यह कैसा कोलाहल है, दूसरे ने कहा था लगता है मेरे बच्चे आग लगी है, दूसरे ने, है ना। अगला सवाल देखते हैं, स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक उनके पति होते हैं, ये है ना। तर्कयते यस्मिन् गृहे लग्नि अगोसतिः, तर्कयते यदि है ना, यदिस्मिन् गृहे अग्नि लगोसति, ऐसा लगता है कि इस घर में आग लगा है। यह बच्चों किस पाठ में, सॉरी यह अलस कथा पाठ में कौन कहता है? तो यह दूसरे पुरुष के द्वारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? आप लोग पढ़े होंगे मेरे बच्चे, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका संस्कृत कंप्लीट है ना? संस्कृत बुक जिनका जिनका कंप्लीट है, संस्कृत बुक जिनका जिनका कंप्लीट है मेरे बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजना कि गुरुदेव हमारा संस्कृत, जल्दी से सब लोग फटाफट, संस्कृत बुक जिनका जिनका कंप्लीट है, एक बार प्यारा प्यारा सा यस लिख करके भेजेंगे, है ना। सब लोग प्यारा प्यारा सा यस लिख करके भेजेंगे कि सर मेरा संस्कृत बुक कंप्लीट है, जल्दी से यस यस यस। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? भीखन टोला में रहते थे। किसका भरण पोषण व्यर्थ है? तो विधवा का। बच्चों ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, लेकिन ये होना नहीं चाहिए क्वेश्चन, है ना। कथ्यम मरात्मक के तो ही विश्वास, तुम्हारे जैसे हिंसक जीव पर हम कैसे विश्वास करें, ये किसकी उक्ति है? तो यह पथिक कहता है, ऑप्शन बी। अगला, किसने छल पूर्वक, है ना, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया था? तो कवच और कुंडल इंद्र ने लिया था बच्चों छल पूर्वक। कहते हैं अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज कर्ण को कहा गया है। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो वराह मिहिर ने बृहत संहिता लिखा है। मनुष्यों को कर्तव्य और कर्तव्य की शिक्षा कौन देते हैं? तो शास्त्र बच्चों। अगला है, मनुष्यों को, ये तो हो चुका है, योग सूत्र के रचनाकार कौन थे? तो योगा सीखना है तो पतंजलि से सीखिए। अगला है, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो बच्चों अधिक समृद्ध किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अच्छी थी? तो रक्षा व्यवस्था मेरे बच्चे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सबसे अच्छी थी। आगे, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम, चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की पत्नी का क्या नाम था? सर 133 गलत है। योग सूत्र, योग तो पतंजलि से होगा ना बच्चों, पाणिनि कैसे हम लिख दिए? हे भगवान, योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि होंगे बच्चों, आई एम रियली सॉरी। अगला, है ना, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था? है ना, गंगा देवी तो बच्चों हो जाएगा कंपन राय की पत्नी। मैत्रेय तो हो जाएगा याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेय था। विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी बच्चों, विजय भट्टारिका। ऑप्शन नंबर बी, विजय भट्टारिका। 136 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, मैत्रेय, है ना, मैत्रेय किनकी पत्नी थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन, सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? कहते हैं सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? माफ कीजिए, किसने बोला था? तो सर्व शुक्ला सरस्वती, सर्व शुक्ला सरस्वती
किसकी उक्ति है यानी किसका वचन है, तो ये बात बोलने वाली दांडी थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण स्रोत हमारे क्या है, हमारे संस्कार हैं, हमारे संस्कार हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, प्लीज एक बार बताना बहुत तेजी में कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार मेरे बच्चे मरने के बाद होता है, मरने के बाद होता है। अगला क्वेश्चन, शत्रु राज्य में क्या बढ़ रहा है, शत्रु राज्य में बच्चों कलह बढ़ रहा है आजकल। अगला है अपने और पराये की गणना कौन करते हैं, अपने और पराये की गणना करने वाले संकुचित हृदय वाले लोग होते हैं। मेरे बच्चे समाप्त हो गया, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो प्यारे बच्चों टोटल आपका 142 क्वेश्चन था, समाप्त हो गया। एक छोटा सा क्लास आप लोग को कैसा लगा बच्चों बताओ। 142 है ना मेरे बच्चे, अगर आप लोग देखेंगे लगभग है ना 10 मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ। और कल याद रखना 6 PM में सभी 5 दोस्तों को लेकर आएंगे। 6 PM में सभी जो है ना कितने दोस्तों को, 5 दोस्तों को लेकर आना है बच्चों, 5 दोस्तों को लेकर आना है, 1 नहीं 2 नहीं, 5 दोस्तों को लेकर आना है बच्चों, है ना। 5 दोस्तों को कल लेकर के आना है, बता दिए हम। बताओ कितने दोस्त को लेकर आएंगे आप, कितने दोस्त को लेकर आप लोग आने वाले हो। अरे ये क्या हो गया, कितने दोस्तों को लेकर आप लोग आने वाले हो, जल्दी बताओ। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कुल 5 दोस्तों को लेकर कल आना है आपको, ठीक है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर देना है आप लोगों को कि कल आप लोग जुड़ रहे हो सेशन में या नहीं जुड़ रहे हो। सब लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि कल पूरी रात जगने के लिए, कल 12 घंटे जगने के लिए आप लोग तैयार हो या नहीं। जाइए बच्चों रेस्ट कीजिए, अच्छे से सो जाइए, खाना पीना खाइए। मैं तो बच्चों चला कंटेंट बनाने के लिए और अच्छे से आप लोग का कंटेंट तैयार करूंगा ताकि हम लोग कल पूरी रात पढ़ सकें बच्चों, ठीक है ना। चलो लव यू बच्चों, इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बोले थे डेली एक समय यूट्यूब पर देंगे, तो नया साल में नया काम करेंगे अब। अरे हम देने वाले थे यूट्यूब पर, आप लोग एक दिन हमको गुस्सा दिखा दिए, आप लोग बहुत सारा कमेंट करने लगे इसलिए नहीं दिए। अब देंगे बच्चों, ठीक है अब दे देंगे, है ना। देखो 40,000 पोल, कितना पोल हुआ बताओ आज के सेशन में, कितना पोल हुआ, यानी 40,000 बच्चे यहाँ आए और चले गए, 10,000 बच्चे हुए टोटल। कल का बच्चों टारगेट है कि कल पोल होना चाहिए कम से कम 1,25,000, 1 लाख प्लस पोल होगा कल, ठीक है। बाय।